हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यस, स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना बेटा, क्योंकि अब है परीक्षाओं का समय। यस, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। यही उम्मीद, यही भरोसा, यही विश्वास है मुझे कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। परिणाम वैसा ही रहेगा जिस तरह की आप मेहनत करेंगे। तो ऐसा कभी मत सोचना। कभी कभी बच्चे पेपर तो दे आते हैं, एग्जाम दे आते हैं और घर वालों से, जैसे परिवार वालों ने पूछा कि बेटा कैसा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। अचानक जब रिजल्ट आता, क्यों, तुम तो कह रहे थे अच्छा गया, ये क्या किया, फिर हम अपसेट हो जाते हैं। तो जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही हमारा परिणाम आएगा। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिएगा, चाहे वो विषय कोई सा भी हो, हिंदी हो या गणित। हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ध्यान लगाकर, तभी हमारा परिणाम अच्छा आएगा। और पढ़ाई करने के साथ साथ अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करता है। चलो, तो अब हम चलते हैं सुपर 30 मिनट रिवीजन के दौरान। हमारा जो पाठ है वर्णिका का, पाठ 4, नाम है नगर। लिखा है सुजाता जी ने और ये तमिल की कहानी है। नगर, नगर से आप समझ ही रहे होंगे कि नगर मतलब एक शहर से बड़ा नगर, सबसे देखा जाए तो छोटा गांव, गांव से थोड़ा बड़ा कस्बा, कस्बे से थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा शहर, शहर से बड़ा नगर, नगर से बड़ा महानगर। तो यहां बात की जा रही है नगर की। आखिर सुजाता जी को क्या सूझी कि उन्होंने नगर पाठ की रचना कर दी? जानेंगे सब कुछ, बने रहना मेरे साथ। 30 मिनट के भीतर हम इस चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन कैसा, प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, साथ ही साथ कहानी के बारे में पुनः रिकॉल करेंगे कि इस कहानी में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहना। पहला प्रश्न आया है, नगर पाठ के लेखक कौन है? तो अभी आपने सुन ही लिया है कि नगर पाठ के लेखक सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। इतना ध्यान रखना, एस रंगराजन। सुजाता को एस लिख दिया है उन्होंने और रंगराजन लिखते हैं, ठीक है। तो सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या आप बताओ जरा, क्या है इस नगर में? बात करें यदि हम नगर की, ये हो गया हमारा नगर। कौन था यहां पर? वली अम्माल। यस, एक वली अम्माल नाम की एक गांव की महिला है, ग्रामीण महिला है। उसकी बेटी बीमार है। गांव के जो प्राथमिक चिकित्सक हैं उन्होंने कहा कि इसका रोग बढ़ गया है, इसको नगर के अस्पताल में दिखाइए। ठीक है भाई, जैसे तैसे वली अम्माल गांव से शहर आती है और शहर के जो बड़ा सा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसमें अपनी बेटी को ले जाती है। लेकिन वहां के अस्पताल की क्या हालत है! यहां भी एक मां की ही कहानी है। मां अपनी बीमार बेटी को अस्पताल ले जाती है, ठीक है। बीमार उसकी बेटी है। इससे पहले भी हमने मां कहानी पढ़ी थी जिसमें मंगू रहती है। उसको अब वो भटकती है शहर के एक अस्पताल में, भटकती फिरती है, कोई उसकी कोई हेल्प नहीं करता किसी भी तरह से। कोई कहता है यहां चले जाओ, कोई कहता है 48 नंबर कमरे में चले जाओ, दाएं जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। अरे भाई, वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, गांव की सीधी साधी स्त्री है, उसे नहीं पता। लेकिन फिर भी यही रवैया देखा जाता है, कोई किसी की सहायता करने के लिए है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे सभी मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए ही एक दूसरे का काम करते हैं या एक दूसरे का को याद करते हैं। तभी तो कहा गया ना कि आज की दुनिया में व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, व्यावसायिक है। जिससे मुनाफा अधिक है उससे ही व्यवहार मधुर है। चलो, तो अब देखते हैं कि तमिल जो कहानी है नगर, और नगर के जो लेखक हैं वो सुजाता, और पूरा नाम है इनका एस रंगराजन, ठीक है। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्यों रखा है बताइए? तो प्रस्तुत कहानी में अस्त व्यस्त नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है।
अस्त व्यस्त पूरी तरह से, यहाँ वहाँ कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टमेटिक कार्य नहीं है। सब अपने अपनी, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, कुर्सी पर बैठे बैठे पान सब कुछ फांक रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नाम के लिए शून्य है, कुछ नहीं है। फिर क्या किया जाए? तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से शहर या नगर की स्थिति को उजागर किया है कि जागो। जब कभी मीडिया या कुछ ऐसी खुलासा हो जाता है तो सब में हड़कंप मच जाती है, अरे भाई ऐसा करो वैसा करो। जब तक कोई ऐसा खतरनाक सी दुर्घटना घट नहीं जाती तब तक किसी की नजर नहीं जाती, चाहे वो नेता हो या बड़े बड़े डॉक्टर्स हो या मंत्री, सबके सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और मीडिया के द्वारा जब खबर बताई जाती है तब कहीं जाकर उनकी आंखें खुलती हैं। फिर कहते हैं भाई कि मीडिया राई का पहाड़ बना देती है, तिल का ताड़ बना देती है। अब यहाँ पर रचनाकारों ने भी क्रांति लाने की भरी पूरी कोशिश की है। जब भी समाज में कुछ ऐसे अनदेखे या जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, जो हाशिए से बाहर के लोग हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, अक्सर रचनाकारों ने उन्हीं पर रचनाएं लिखी हैं और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ नगर कहानी के माध्यम से भी लेखक सुजाता जी ने यही देखा है कि गांव के लोगों की क्या हालत होती है यदि वे शहर में आ जाएं इमरजेंसी में या किसी विपदा में, आफत में, तो शहर के लोग किस तरह का रवैया करते हैं। प्रस्तुत कहानी में अस्त व्यस्त नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नगरों में अनेक दुष्प्रवृत्तियों का जन्म हो चुका है। जहां भी दुष लग जाए मतलब बुरी, दुष मतलब बहुत बुरी, वहां ना किसी को किसी से हमदर्दी है और ना ही किसी को किसी से लगाव। हमदर्दी मतलब यदि कोई दुखी है तो उसमें खुद दुखी होने की बजाय उसकी तरफ अनदेखा करके आगे चल जाते हैं। ना ही किसी से किसी को लगाव है। अरे दूसरे की तो बात छोड़िए, परिवार के सदस्यों को, एक ही परिवार के सदस्यों के दुख दर्द में भी समय नहीं होता है। ऐसे भी कई परिवार देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि घर में माँ बाप हैं या भाई बहन जो भी हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। क्या करें, काम जो कर रहे हैं, पैसे जो कमा रहे हैं, घर का काम जो चला रहे हैं, कई तरह की, जैसे हमने कहानियां भी पढ़ी हैं, मूवीज भी देखी हैं कि किस तरह के जो अब बात की जाती कि भाई फिल्मों का नाम आ ही गया तो मैं बता देती हूँ कि साहित्य हो या सिनेमा हो, समाज का दर्पण ही होता है। समाज में जो कुछ घटित होता है वही दिखाया जाता है, फिर ब्लेम किया जाता है कि अरे इसने समाज को बिगाड़ दिया, सोशल मीडिया ने बच्चों को बिगाड़ दिया। क्यों देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? या फिर कुछ ऐसी साइट्स हैं तो उनको बैन कीजिए ना, प्रतिबंध लगाइए, फिर कैसे क्या होगा। लेकिन नहीं, जहां से कहीं भी इनकम होती है वो चलता रहता है। सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर खाजा और टकई शेर भाजा, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो नगरों की स्थिति भी ऐसी है। नगर में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने फायदे के बारे में ही सोचता है हमेशा। ऐसे में जब कोई ग्रामीण यदि नगर में आता है, आफत आने पर, विपदा आने पर या मजबूरी आने पर, तो उसे बहुत अधिक कष्ट भी उठाना पड़ता है, बहुत अधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ना तो वो पढ़ा है, ना लिखा है, ना उसे शहरी भाषा ही समझ में आती है, तो वो करे क्या। कहानीकार ने नगरों के बदलते मूल्य, विश्वास और व्यवस्था को आधार बनाकर ही कहानी की रचना की है। इसके केंद्रीय भाव और विचार को ध्यान में रखकर ही कहानीकार ने इसका शीर्षक नगर रखा है। तो ये जो नगर शीर्षक है वो इसलिए कि यहाँ के लोग भावना शून्य हो गए हैं। भावना शून्य भी लिख सकते हैं और संवेदना शून्य भी लिख सकते हैं या संवेदनहीन भी लिख सकते हैं। ये शब्द याद रखिएगा बेटा कि मान लो पूछ लिया जाए आपसे कि नगर कहानी में किस तरह के लोगों का वर्णन है या नगर के लोग किस तरह के होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि भावना शून्य है, संवेदनहीन है, उन्हें किसी के प्रति कोई संवेदना या कोई भी मतलब भावना प्रधान नहीं है। कहानीकार ने नगरों के बदलते मूल्य और विश्वास व्यवस्था को आधार बनाकर ही कहानी की रचना की है। इसके केंद्रीय भाव और विचार को ध्यान में रखकर उन्होंने इस पाठ का नाम नगर रखा है। तो सुजाता जी ने बहुत सही शीर्षक चुना है। अब देखो, पापति कौन थी? यही है जो ग्रामीण महिला है,
जो अपनी बीमार बेटी को लेकर शहर आती है और शहर में यहाँ से वहाँ भटकती रहती है, लेकिन उसकी बेटी का इलाज नहीं हो पाता और हार थक कर बेचारी पुनः गांव में वापस चली जाती है। तो पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई? ओके ओके ओके, पापाती लड़की का नाम है और उसकी माँ उसको शहर लेकर आई थी। पापाती 12 वर्ष की बीमार लड़की थी। उसकी माँ वल्ली अमाल है। पापाती को बुखार था, सामान्य सा बुखार था। बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया। प्राथमिक जो उपचार किया जाता है, किसी ने कोई दवा दे दी, किसी ने कोई गोलियां दे दी, तो जैसे तैसे उसका बुखार जो था वो सुधरने की जगह बिगड़ गया। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा कि अब इसका बुखार बिगड़ चुका है या इसकी बीमारी बढ़ रही है, आप शहर के बड़े अस्पताल ले जाइए। इलाज करवाने के लिए ही पापाती को उसकी माँ मदुरई शहर में लाई थी। मदुरई शहर में लाई है और वल्ली अम्माल उसकी माता का नाम है, याद रखिएगा, और ये नाम है लड़की का। ठीक, अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार कीजिए। लेकिन क्या वो एक और प्रश्न इसमें हो सकता है कि क्या वली अम्माल अपनी बेटी को सही सलामत अस्पताल में भर्ती करा पाई? क्या वहां के जो कर्मचारी थे, देखो यदि हम बात करें मंगू और माँ चैप्टर की यदि हम बात करें तो उस अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो बहुत व्यवहार कुशल थे, संवेदनशील भी थे। लेकिन यहां बात उल्टा है, एकदम उल्टी बात है, सब कुछ विपरीत है। पापाती के जो मदुरई शहर का जो अस्पताल है वहां पर आई है वली अम्माल अपनी बेटी को लेकर, यहाँ के सब संवेदन शून्य है, सब। पापाती मेनिनजाइटिस, देखो ये याद रखिएगा, रोग का नाम है। पापाती मेनिनजाइटिस रोग से पीड़ित थी। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए थे और यहाँ एमडी के छात्रों को पढ़ाते थे। उन्होंने ही हाल में ही ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में मेनिनजाइटिस के बारे में पढ़ा था। बड़े डॉक्टर मेनिनजाइटिस पर प्रयोग करना चाहते थे, एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पापाती को रोकने की कही, जिससे उन्हें यश की प्राप्ति हो। इसलिए बड़े डॉक्टर ने अधीनस्थ डॉक्टरों को पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आए थे और यहाँ पर वो प्रयोग करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मेनिनजाइटिस, ये गांव की लड़की है, इसी पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अर्थात यहाँ पर वो पापाती के प्रति संवेदना नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर तो वो पापाती के प्रति अपना उसको एक इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं जिसके साथ प्रयोग किया जाए, जिसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। देखिए आप, तभी तो लेखक ने नगर रखा है कि नगर की स्थिति क्या है, कैसे हैं नगर के लोग, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? पापाती की मां वली अम्माल अनपढ़, ग्रामीण और भोली भाली महिला थी। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद, बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया था कि इसको भर्ती करा लो, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। पापाती की मां वली अम्माल अनपढ़ थी, ग्रामीण थी, भोली भाली महिला थी। अशिक्षित होने के कारण पापाती की मां कुछ भी नहीं समझ पाती है और ना ही बेचारी पढ़ लिख पाती है। किसी ने कहा कि ये पर्ची ले जाओ, चलो ये पर्ची 48 नंबर में दे जाओ, उसे क्या पता 48 क्या होता है। फिर दूसरा कहता है, अरे इस पर्ची पर डॉक्टर साहब के साइन नहीं है, जाओ साइन करा के लाओ। अब उसको यही नहीं पता कि साइन होता क्या है, कहाँ जाना है, कैसे करवाना है, क्या करेगी वो? उसके लिए तो हर बात बहुत बड़ी थी, कोई भी उसको उसकी तरह से समझाने के लिए वहां नहीं था। पापाती की मां वल्ली अम्माल अनपढ़, ग्रामीण और भोली भाली महिला थी। अशिक्षित होने के कारण पापाती की मां कुछ समझ नहीं पाती और ना ही पढ़ पाती है। अस्पताल के कर्मचारी भ्रष्ट थे। वल्ली अम्माल समझ नहीं सकी कि वार्ड में भर्ती होने के लिए क्या किया जाए, कैसे वार्ड में भर्ती कराया जाए, क्योंकि गांव में गए और डायरेक्ट अस्पताल, डॉक्टर देख लेते हैं या जो भी चिकित्सक रहते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो तरह तरह की फॉर्मेलिटीज, तरह तरह की औपचारिकताएं, चाहे भले ही मरीज की जान ही क्यों निकल जाए।
अगले, अब क्या हुआ, अस्पताल के दूषित वातावरण के कारण ही पापाती को भर्ती नहीं किया गया। अगले दिन आने के लिए कहा गया। वली अम्माल अस्पताल के वातावरण से भयभीत होकर अपनी बेटी पपाती को लेकर गांव वापस चली गई। वो डर गई बेचारी, खुद ही बीमार जैसी उसकी हालत हो गई, यहाँ से वहां भटक रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, सीढ़ियां चढ़ रही है। वो खुद ही, उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो वो खुद बीमार हो गई हो। ये थी नगर की स्थिति, इसलिए वो अपनी बेटी को भर्ती नहीं करा पाई। ठीक है। वली अम्माल का चरित्र चित्रण कीजिए। कैसी थी वली अम्माल, कौन थी वली अम्माल? हाँ, तो वली अम्माल गांव की एक ग्रामीण, सीधी साधी, भोली भाली, अनपढ़ महिला थी। ठीक है। वह अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती थी। उसकी बेटी पपाती बुखार, सामान्य से बुखार से पीड़ित थी, परंतु वो बुखार बढ़ गया और गांव के जो प्राथमिक चिकित्सक रहते हैं उन्होंने कहा कि इसे शहर के बड़े अस्पताल में दिखाओ, क्योंकि रोग बढ़ रहा है। यदि सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो इसकी जान को खतरा है। बेचारी वली अम्माल घबरा जाती है और जैसे तैसे वो मदुरई लेकर जाती है। और वहां का अस्पताल इतना बड़ा कि ना तो जाने का पता है, सब कुछ भूल भुलैया सा लग रहा था उसे। यहां से वहां से यहां, सब कुछ परेशान हो गई, हताश हो गई, अनपढ़ थी, कुछ नहीं समझती थी। वली अम्माल अशिक्षित और भीरू महिला है। यहां एक भीरू शब्द आया है, तो डरपोक इसको कह सकते हैं। और डरपोक होने का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। यदि अशिक्षा या अशिक्षित या अनपढ़ रहेंगे तो डर तो आएगा ही, अनपढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है। अनपढ़ जो होते हैं, अशिक्षित जो होते हैं, वो बेचारे डरेंगे ना। जिनका सामना जब किसी भी, जैसे 48 नंबर की पर्ची है, गेट नंबर उतना है, उतने फ्लोर पर जाना है, क्या पता उसको, भयभीत हो गई वो, भयभीत भी कह सकते हैं, भयभीत कह सकते हैं। यहां पर डरने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई सामना नहीं कर सकती है या शेर या सांप से डरती है, वो वाला डरपोक नहीं है। तो वली अम्माल अशिक्षित और भीरू महिला है। अनपढ़ होने की वजह से वह अस्पताल में भयभीत हो जाती है। ठीक है। ये जो है ना, इसके कारण दिया है, इसके कारण। वह गांव की रहने वाली भोली भाली स्त्री है। उसके हृदय में करुणा और प्रेम है, अपनी पुत्री के प्रति पूर्ण समर्पित है, वात्सल्य की वह साक्षात मूर्ति है। अकेली है फिर भी भटकती है, यहां से वहां, कहो तो ऑटो वाला आया हो, जो भी आया उसने भी उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की हो। अक्सर उसी को लूटा जाता है जो पहले से लूटा हुआ है, अक्सर उसी को तड़पाया जाता है जो पहले से तड़पा हुआ है। कैसी दुनिया है। यही कारण है कि जब अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भटकती है तो बेटी के पास पहुंचने के लिए बेचैन हो जाती है। उसको भर्ती जैसे तैसे उस वार्ड में रख लिया जाता है और गेट बंद हो जाता है। आपको पता है ना कहानी। अब गेट बंद है, वो चिल्लाती है, चीखती है कि मेरी बेटी अंदर है, इसे खोलो खोलो दरवाजा। सब क्या कहते हैं, अब कल आना। भर्ती नहीं है, सिर्फ एक कमरे में वो बंद है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। वो कहती है कि मेरी बेटी है, खोलो। कहते हैं क्या, समय हो गया है, अब तुम कल आना, कल ले जाना। जैसे तैसे एक सज्जन वहां रहते हैं, वो उसको कुछ पैसे वैसे देते हैं, भ्रष्ट, और वो गेट खोलता है। बेचारी वो अपनी बच्ची को बाहर निकालती है और इतनी डर जाती है, इतनी भयभीत हो जाती है कि वो पुनः गांव वापस चली जाती है। इसलिए भीरू शब्द का प्रयोग हुआ है। वात्सल्य की वह साक्षात मूर्ति है। यही कारण है कि जब अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भटकती है तो बेटी के पास पहुंचने के लिए बेचैन होती है। उसे देवी देवताओं पर विश्वास है, अतः वह धार्मिक और श्रद्धालु महिला भी है। अब वो सोचती है कि अस्पताल में यदि भर्ती नहीं हुई तो मेरे तो भगवान उसको ठीक कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो भगवान के प्रति आस्था रखती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वली अम्माल का चरित्र साधारण था, अनपढ़ या अशिक्षित महिला थी, भीरू महिला थी। वात्सल्य उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, जिससे उसकी बच्ची के प्रति जो प्रेम या वात्सल्य की भावना है वो उजागर होती है। देवी आस्था पर भी यहाँ पर बात किया गया है, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था। तो इस तरह से हम उसका चरित्र लिख सकते हैं कि वली अम्माल अशिक्षित और भीरू महिला है, अनपढ़ होने की वजह से अस्पताल में भयभीत हो जाती है, गांव की रहने वाली भोली है और उसके हृदय में करुणा और प्रेम है, अपनी पुत्री के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, वात्सल्य की साक्षात मूर्ति है। यही कारण है कि अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए वो भटकती है, इधर उधर जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी का इलाज नहीं हो पाता।
आ गया, देखिए प्रश्न वही आ गया कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्या है ये कहानी? ये कहानी है एक गांव की अनपढ़, अशिक्षित, सीधी सादी, भोली भाली महिला की, जो अपनी बेटी, नाम क्या है बेटी का जल्दी बताओ? पपाती, वेरी गुड। और महिला का नाम क्या है? वली अमाल। वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है। और पढ़ते हैं, मदुरई के एक बड़े अस्पताल में वली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ बहिरंग विभाग के बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही है। पीछे मतलब सामने जो बरामदा है उसमें बैठकर उससे कहा कि बैठो, इंतजार करो, अभी 10 मिनट या आधे घंटे में बुलाया जाएगा। घंटों बीत जाते हैं लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। पपाती को बुखार था, उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गई तो डॉक्टरों ने कहा सुबह की पहली BS से बड़ी अस्पताल पहुंचो। ठीक है। स्ट्रेचर पर बेहोशी सी पड़ी पपाती को घेरे 6 डॉक्टर खड़े हैं। 6 डॉक्टर खड़े हैं। बड़े डॉक्टर ने कहा था कि हम इसको भर्ती कराएंगे। उसके पीछे क्या मंशा थी वो समझ में आ गई ना। बड़े डॉक्टर मेनिंजाइटिस, जिस रोग से पपाती पीड़ित थी, उस पर वो शिक्षा प्राप्त करके आए थे और उन्हें एक मरीज मिल गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो पपाती को घेरे 6 डॉक्टर खड़े थे। बड़े डॉक्टर ने उसका सर घुमाकर देखा, पलकें उठाकर देखी, गालों को उंगली से दबाया, फिर बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टर ने देखा। पूरा का पूरा उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जैसे कोई पशु हो या कोई निर्जीव वस्तु, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इस पर प्रैक्टिकल करें, इस पर इस तरह से प्रयोग करें ताकि हमारी प्रसिद्धि हो कि देखो जो डॉक्टर पढ़कर आए थे उन्होंने ये कमाल कर दिखाया। फिर 6 डॉक्टरों ने बारी बारी से वही देखा। ठीक है। और बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। वली अम्माल ने बड़े डॉक्टरों की ओर देखकर पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? सोचो, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को यहाँ पर लेने ही आई थी ना, बचाने आई थी, क्योंकि उसको कहा गया था कि जाओ शहर और शहर में दिखाओ। डॉक्टर ने कहा पहले एडमिट करवा लो, बाद में बताया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की थी। वे तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे थे। इस केस को मैं स्वयं देखूंगा, बड़े डॉक्टर ने कहा। मैं स्वयं देखूंगा। सब बोले अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन बड़े डॉक्टर की मंशा तो कुछ दूसरी थी। वो तो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। डॉक्टर धनशेखरन श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वल्ली अम्माल से कहा, ये ले, इस चिट को सीधे लेकर जाओ, सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन को देना, बच्ची को लेटी रहने दो, और जब तक वो नीचे जाती है तब तक उसका गेट बंद कर देते हैं। और जैसे ही वो कितनी भटक कर चिट लेकर गई होगी, जो पर्ची पकड़ाई थी, भटकी होगी यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, और जब लौट कर आती तो सब कुछ गेट वेट बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद। चीखती है, चिल्लाती है, मेरी बेटी है, खोलो, लेकिन कोई वहाँ पर मदद करने वाला नहीं है। सच में ये जो कहानियां हैं आपकी, जो वर्णिका पाठ्य पुस्तक में, वो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। और ऐसा होता है तभी तो रचनाकारों ने इस तरह की रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, मदुरई का इतिहास क्या है? क्या है मदुरई का इतिहास? क्या आपको पता है? आइए जानते हैं। मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा लिखा गया है। अंग्रेजों ने उसे मदुरा कहकर पुकारा। यूनानी लोग उसे मदुरा कहते हैं। वहीं आज तमिलनाडु का मदुरई नगर है। ये इतिहास है इसका। किसी ने कहा प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा लिखा है, अंग्रेजों ने उसे मदुरा कहा। ठीक, यूनानी लोग उसे मदुरा कहते हैं, और आज की यदि बात की जाए तो तमिलनाडु का मदुरई नगर है। इसलिए आज जब भी जो प्रश्न आएंगे वो मदुरई ही लिखा रहेगा, ना तो मदुरा होगा, ना मथुरा होगा, ना मथुरा होगा। ठीक है। बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? बताओ, क्या उनका जो बड़े डॉक्टर थे वल्ली अम्माल के प्रति संवेदना की भावना रखते थे? क्या वो उसकी बच्ची को वास्तविक रूप में बिल्कुल स्वस्थ करना चाहते थे? क्या कारण था?
जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है तो क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पापाती का परीक्षण कर रोग की गंभीरता को जान चुका था। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी। अतः अधीनस्थ जो को डांटा, जो भी उसके अधीन काम करते थे, अंडर काम करते थे, और उससे ये भी कहा कि खोज कर लेकर आओ। ये भी ठीक था कि उसने ये समझ लिया था जांच परख करके, डॉक्टर तो सेकंड गॉड भी माने गए हैं, दूसरा भगवान ही है। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ स्वार्थ ही है। यहाँ कहीं जहाँ स्वार्थ भरी दुनिया है ना बेटा, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा हमने कोरोना महामारी के दौरान सबने देखा है कि डॉक्टर्स ने अपने आप की बाजी लगाकर, जान की बाजी लगाकर कितने लोगों को नया जीवन दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये जो शीर्षक है उसकी सार्थकता बताइए। क्या नाम है? नगर। नगर की सार्थकता क्या है? नगर शीर्षक कविता प्रतीक रूप में है। वल्ली अम्माल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरई आती है, जो कि मरणासन है। मरणासन मतलब मरने की ही स्थिति में है, बुखार उसका बिगड़ चुका है। नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते हैं। कहीं यहाँ कहीं वहाँ उसको भटकने को कहते हैं, कहीं नीचे जाओ, कहीं ऊपर जाओ, कहीं ये करो, कहीं वो करो। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक है। कोई आत्मीयता की भावना नहीं रहती। तो यहाँ पर लेखक सुजाता जी ने नगर कहानी के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हम चाहे गांव में रहें या शहर में रहें, अपने मन में इंसानियत की भावना जरूर रखें, अपने मन में परोपकार की भावना जरूर रखें। किसी दुखी के प्रति सांत्वना या ढांढस भरे शब्द हम कह देते हैं। मान लीजिए हम क्यों ये कहें कि भाई हम तो अंग्रेजी में बात करते हैं, हम तो सिटी या शहर की भाषा बोलते हैं, हमें समझ में सब आता है, हिंदी भाषा भाषी हैं हम कहीं भी जाएंगे टूटी फूटी जो भी जैसे बोलता है ना, समझ तो जाएंगे। तो कम से कम हम उसी की भाषा में बोलकर उसकी मदद ही कर दें। हमें क्या आता है वो वहां दिखा देंगे ना जहां जरूरत होगी, लेकिन हमें सबकी मदद करनी चाहिए। नगर कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बेटा अपने जीवन में मानवता मूल्य को सबसे ऊपर रखना, ऐसी ही मैं आशा करती हूं। परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, ऑल द बेस्ट।